नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। गाइस, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 समानता को पूरा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से समानता हमारे लिए ज़रूरी होती है। समानता के कितने आयाम होते हैं, अगर समानता ना हो तो हमारे साथ क्या हो सकता है, और इसी प्रकार के अनेक क्वेश्चनों का जो आंसर है हमें इस वीडियो के अंदर मिलेगा। गाइज, हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th, 12th और 10th साथ ही हर एक क्लास के एसएसटी से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसको हम ऑनलाइन क्लासों से बिल्कुल विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। और यदि चाहते हो कि आप आने वाले भविष्य में भी ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको आने वाली सभी वीडियोस सही समय पर मिलती रहेंगी। और ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आज का हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है समानता। गाइस, जिसका पहला टॉपिक है वो है समानता क्या है और समानता किसे कहते हैं। गाइस, इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको समानता की आधार भूमि बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक आपकी जो समानता की परिभाषा है या आपकी जो समानता की सोच है वो बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति की समानता की सोच के जैसी होगी जो कम पढ़ा लिखा है। क्योंकि समानता का जो अर्थ है उससे लगभग पूरी दुनिया परिचित है, और ऐसे लोग भी परिचित हैं जो समानता के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं जानते हैं। और इसीलिए आप भी जब समानता को विस्तार पूर्वक नहीं समझोगे और नहीं इसके अर्थ को जानोगे तो आपकी सोच और अन्य व्यक्ति की सोच समानता के लिए एक जैसी हो सकती है। इसीलिए गाइस, हम इसको बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझेंगे। मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि समानता का अर्थ अक्सर जो लोग यूज़ करते हैं उसका अर्थ होता है किसी के साथ में भी भेदभाव ना करना या सबके साथ में समान बर्ताव करना ही समानता है। गाइज, यदि हम सबके साथ में भेदभाव नहीं करते हैं या सबके साथ में समान बर्ताव करते हैं तो गाइज कभी कभी सबके साथ में समान बर्ताव भी असमानता कहलाती है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सबके साथ में समान बर्ताव ही तो समानता है। यदि हम सबके साथ में समान बर्ताव कर रहे हैं तो फिर क्या बात की असमानता। गाइज, सबके साथ में समान व्यवहार भी कभी कभी असमानता का बहुत बड़ा कारण बनता है। और हमको इस चैप्टर के अंदर इन सभी जो सोच है उनको विस्तार पूर्वक समझना होगा, और इस चैप्टर को विस्तार पूर्वक समझने के बाद आपकी जो समानता की सोच है वो अन्य व्यक्तियों की समानता से कहीं ज़्यादा परिपक्व होगी। सो गाइज, अब समानता को देख लेते हैं, क्योंकि हमें समानता की यदि परिभाषा करनी है बच्चों तो हमको इसके दो दृष्टिकोण को पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि हम इनकी समानता की जो परिभाषा करनी है, सटीक परिभाषा जो करनी है, सिद्धांत वाली जो परिभाषा करनी है, उसको हमें दो आधारों पर ही परिभाषा कर सकते हैं हम। अगर हम इसके दोनों पहलुओं को नहीं जानेंगे तो हम समानता को विस्तार पूर्वक कतई भी नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हम इसके समानता के अर्थ को जानने के लिए दो आधारों पर इसकी परिभाषा करते हैं। और इसकी परिभाषा का जो शुरुआत होती है वो इस तरीके से हो सकती है। समानता का अर्थ व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा, जन्म स्थान आदि किसी भी आधार पर भेदभाव ना करना ही समानता कहलाती है। ये सभी को पता है कि भाई किसी के साथ में भी कोई भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए, और यही समानता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सबके साथ में समान बर्ताव ही समानता है। और हम गाइज समानता को दो अर्थों में समझ सकते हैं। समानता को दो अर्थों में समझ सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हमें दो पहलुओं को समझना पड़ेगा जब भी आपकी सोच अन्य व्यक्तियों से अलग होगी। पहले अर्थ में समानता को हम समझेंगे कि समानता का अर्थ समान बर्ताव नहीं होता है गाइस। यानी आप ये समझ लीजिए, समानता का अर्थ कतई भी ये नहीं है कि सबके साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाए।
सबके साथ में एक जैसा व्यवहार, समानता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, मैं आपको बताता हूँ। समानता का अर्थ समान बर्ताव नहीं होता है, क्योंकि आलोचक तर्क देते हैं कि कुछ जो व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति पृथ्वी पर, इस दुनिया में प्राकृतिक असमानता के साथ पैदा होते हैं। प्राकृतिक असमानता अर्थात जब वो जन्म लेते हैं, जन्म से ही उनके शरीर के अंदर कुछ कमियां होती हैं। हो सकता है कि वो विकलांग हो सकता है वो सुन ना पाता हो सकता है उसकी समझ औरों से कम हो सकता है वो नाटा हो सकता है वो दुबला हो सकता है अन्य प्रकार की वो प्राकृतिक असमानताओं से ग्रस्त हो। गाइज, ऐसे व्यक्तियों के साथ में एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना करने हम लग जाएंगे तो गाइज ये कतई भी उचित नहीं होगा। उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम सबको बराबर मान के चलेंगे और एक व्यक्ति जो प्रकृति से ही, जन्म से ही जो है विकलांग है, और हम उन दोनों को एक ही रेस के अंदर खड़ा कर देते हैं, एक व्यक्ति स्वस्थ है और एक व्यक्ति विकलांग है, और बोलते हैं कि आपको रेस जीतनी है, जो पहले पहुंचेगा वो विजेता होगा। तो गाइज, इस आधार पर उस व्यक्ति के जीतने की संभावना जो विकलांग है वो 0% है, क्योंकि वो भाग ही नहीं सकता है। तो गाइज, आपने तो बोल दिया, या ऐसा व्यक्ति जो बोलता है समानता का अर्थ समान बर्ताव है, वो तो बोल देगा भाई दोनों के साथ में मैं तो समानता कर रहा हूँ, जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा, वो विजेता कहलाएगा। लेकिन गाइज, अगर हम उस विकलांग व्यक्ति के साथ में समानता का बर्ताव करेंगे, यानी अन्य व्यक्तियों जैसा बर्ताव करेंगे, तो उसके साथ में असमानता हो जाएगी। तो यानी कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे टॉपिक का जो सार निकल करके आता है वो यही निकल के आता है कि समानता का अर्थ समान बर्ताव नहीं होता है। तो समानता का अर्थ समान बर्ताव नहीं होता है क्योंकि आलोचक तर्क देते हैं सभी को समान समझना तब था सभी के साथ एक जैसा व्यवहार अव्यावहारिक होता है, क्योंकि कुछ लोग पृथ्वी पर प्राकृतिक असमानता के साथ पैदा होते हैं और सभी के साथ में समान बर्ताव करना गलत होगा, जैसे मैं बता चुका हूं। गाइज, इस तरीके से हम सभी के साथ में समान बर्ताव को समानता नहीं कह सकते हैं। अब समानता का सही अर्थ अवसरों की समानता से है। अवसरों की समानता मीन्स आपको यहाँ बताना है कि हमारे इस पूरे देश के अंदर या पूरी पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति हो, उसको अवसरों की समानता है, अर्थात हर एक व्यक्ति को किसी भी पद तक पहुंचने की बराबर की छूट है। अर्थात जो व्यक्ति असक्षम है, प्राकृतिक असमानताओं से ग्रस्त है, उस व्यक्ति को भी समान अवसर मिलेंगे। अब समान अवसर उसको मिलेंगे तो जीत नहीं पाएगा वो। तो गाइज, समानता का सही अर्थ होता है अवसरों की समानता, सभी को अवसर हमें समान बना करके देने हैं। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति असक्षम है प्राकृतिक असमानताओं से, उसके साथ में हम विशेष बर्ताव करेंगे। विशेष बर्ताव बोले तो हम उसको आरक्षण देंगे, हम उसके लिए जो है जैसे महिलाएं होती हैं और विकलांग होते हैं, विधवाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको हम पेंशन देते हैं। साथ ही आपने हॉस्पिटल देखे होंगे और स्कूल देखे होंगे। स्कूल और हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी सरकारी जो कार्यालय होता है, उस कार्यालय के अंदर आपने 2 तरीके की सीढ़ियां देखी होंगी, विशेषकर अस्पताल के अंदर। एक जिस पर से सामान्य व्यक्ति चढ़ करके जा सकता है, और एक सीढ़ियां इस प्रकार की होती हैं जिस पर से सामान्य व्यक्ति तो चढ़ करके जा ही सकता है, साथ में जो विकलांग व्यक्ति है वो भी चल करके जा सकता है, या फिर कहें जा सकता है उसके ऊपर से। कैसे? वो जो सीढ़ियाँ होती हैं वो ढलान नुमा होती हैं, ढलान होती है उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर सीढ़ियों के जो स्टेप होते हैं वो नहीं होते हैं, वो ढलान होती है। उस पर आसानी से एक विकलांग व्यक्ति जो बैसाखी की सहायता से चढ़ता है या चलता है, वो भी चल के जा सकता है अपनी इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर। और सरकारी कर्मचारी, चाहे पुलिस स्टेशन है, चाहे आपका स्कूल है, आप स्कूल के आसपास भी देख सकते हो ढलान नुमा एक रैंप बनाई जाती है, वो विकलांग व्यक्तियों के लिए ही बनाई जाती है। तो गाइज, ये जो प्राकृतिक असमानताओं से ग्रस्त व्यक्ति हैं
समाज में जो शोषित व्यक्ति हैं उनके साथ में अगर हम समान बर्ताव करेंगे तो समानता नहीं होगी। समानता का सही अर्थ होता है अवसरों की समानता, अर्थात हम उनको भी मौके दें जो लोग असक्षम हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं। और उनको हम मौका कैसे देंगे? उनको हम मौका देंगे आरक्षण से, उनको मौका देंगे हम हॉस्पिटल और सरकारी जो कार्यालय हैं उसके अंदर ढलान नुमा जो है सीढ़ियाँ बना करके। आपने आजकल दिल्ली के अंदर डीटीसी बसों को भी देखा होगा। डीटीसी बसों के अंदर भी जो लोग विकलांग हैं उनके लिए विशेष चढ़ने के लिए एक जो है एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। हालांकि उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन हाँ सरकार कोशिश करती है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो असक्षम हैं, प्राकृतिक असमानताओं से ग्रस्त हैं, उनको भी बराबर का मौका मिल सके। तो गाइज आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि समानता किसे कहते हैं। समानता का अर्थ जो है वैसे तो होता है किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना समानता होता है, यानी समान जो है बर्ताव समानता है। लेकिन हम समानता को गाइज सबसे अलग तरीके से, आप राजनीति के छात्र हो, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए समानता क्या है। कोई बोले समानता का अर्थ होता है सभी के साथ में समान बर्ताव, तो आप बोल सकते हो नहीं, सभी के साथ में समान बर्ताव समानता नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग प्राकृतिक असमानताओं से ग्रस्त होते हैं। और फिर आप दूसरा पॉइंट बता सकते हो कि हाँ हम समानता का सही अर्थ अगर जो है वर्णन करना चाहें तो हमें अवसरों की समानता करनी होगी, यानी जो लोग असक्षम हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, उन्हें हमें मौका दे करके आगे लाने की कोशिश करनी होगी। तो गाइज़ ये था आपका समानता की परिभाषा, जिसको हमें दो अर्थों में समझना था। इसके बाद समानता की परिभाषा के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, और आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। प्राकृतिक असमानताएं कौन सी होती हैं, इसको भी आप इसी तरीके से पेपर में लिखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो प्राकृतिक असमानताएं होती हैं वह असमानताएं, वह जो हैं कमियां व्यक्ति की, जो व्यक्ति जन्म से लेकर के पैदा होता है। जैसे कुछ व्यक्ति जन्म से उनका रंग थोड़ा जो है काला होता है, या कुछ व्यक्ति जन्म से नाटे किस्म के होते हैं, यानी उनकी हाइट कम होती है। कुछ व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कुछ व्यक्ति विकलांग पैदा होते हैं। यानी जो जन्म से असमानता लेकर के पैदा हो, जिसको प्रकृति ने ही असमान करके, यानी कुदरत ने ही, जिसको हम कभी कभार बोलते हैं भगवान ने ही जो है उसको असमान करके भेजा है, तो ऐसी असमानता को हम प्राकृतिक असमानताएं कहते हैं। इसके साथ ही गाइस प्राकृतिक असमानताओं को ठीक नहीं किया जा सकता, यानी उनको हम सुधार नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है तो हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। किसी की हाइट बहुत कमज़ोर है, बहुत कम है, हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। प्राकृतिक असमानताओं को हम सुधार नहीं सकते हैं। जब हम सुधार ही नहीं सकते हैं तो गाइस हम उसको दूर नहीं कर सकते हैं, और जब हम दूर नहीं कर सकते तो हमें दूर करने के लिए तरीके अपनाने होंगे। इनको दूर को करने के लिए हम आरक्षण वगैरह या हम उनको विशेष सुविधाएं देते हैं इनको दूर करने के लिए। यानी प्राकृतिक जो असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ ही ये किस पर कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए प्राकृतिक असमानताओं के उदाहरण, वो लंगड़ा हो सकता है कोई व्यक्ति, मानसिक रूप से असक्षम होता है, ठीक है, उसकी मानसिक जो क्षमता है वो कमज़ोर हो सकती है, छोटा हो सकता है, बौना हो सकता है, गोरा हो सकता है, या काला हो सकता है। ये प्राकृतिक असमानता है गाइस। इसमें व्यक्ति की कोई भी मर्जी नहीं होती है, ये कुदरत के साथ में या फिर कहें प्रकृति के साथ में व्यक्ति लेकर के पैदा होता है। इसी प्रकार सामाजिक असमानताओं की हम बात करें तो सामाजिक असमानता व्यक्ति की वह असमानताएं होती हैं जो प्रकृति या जन्म के साथ लेकर के पैदा नहीं होता है वो, यानी प्रकृति ने उसे असमान नहीं बनाया है, या जो है जन्म से वो असमान पैदा नहीं हुआ है। ऐसी असमानताएं होती हैं गाइस, ये जो सामाजिक असमानताएं होती हैं जिसको समाज ने बनाया हुआ होता है, समाज निर्मित करता है, और इनको हम समान बर्ताव करके, समान व्यवहार करके किसी भी व्यक्ति के साथ में इसको हम ठीक कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार से मैंने बात की प्राकृतिक असमानताओं को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन गाइस सामाजिक असमानताएं जो समाज ने बनाई हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव या जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर जब भेदभाव होता है वो समाज के द्वारा बनाया गया है, उसको हम दूर कर सकते हैं। उसको दूर करने के लिए हम सबके साथ में समान व्यवहार करके उस समस्या को हल कर सकते हैं गाइस। इसके बाद है ये जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर। इस चीज़ से तो हमारा देश
बहुत ज़्यादा प्रभावित है। साथ ही रंग के आधार पर भेदभाव, हाँ मैं मानता हूँ रंग के आधार पर भेदभाव हमारे देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ लेकिन एक देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, उसके अंदर एक व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपने जीवन के 28 वर्ष केवल गोरे और काले लोगों के संघर्ष के लिए जेल में गुजार दिए। तो गाइज ये जो असमानताएं होती हैं, जो रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर होती है, वो सामाजिक असमानताएं होती हैं। व्यक्ति जन्म से लेकर के पैदा नहीं होता है, बल्कि ये समाज ने पैदा की हुई होती हैं। आशा करता हूँ ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला देखते हैं। गाइज ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ आपको, जिन क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ, जो उसको बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको ध्यानपूर्वक समझना। फिर आता है समानता के प्रकार बताइए या समानता के आयाम बताइए। पेपर में कई बार आया है और आप भी कोशिश करना गाइस, जिस तरीके से मैंने सर्कल बना करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप कोई और तरीका अपनाना, अट्रैक्टिव बनाना क्वेश्चन को। तो समानता के आयाम या प्रकार, 4 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। एक आर्थिक असमानता या समानता, राजनीतिक समानता, फिर इसके बाद सामाजिक समानता और लैंगिक समानता। समानता के मुख्य तौर पर 4 आयाम होते हैं और सारी की सारी जो समानताएं हैं इन्हीं आयामों के अंदर आती है। चलिए एक बार इनको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। ये जो समानताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता का अर्थ बिल्कुल गाइज ये नहीं होता है कि सबको बराबर का वेतन कर दिया जाए। यानी एक व्यक्ति जिसने पीएचडी की हुई है और एक व्यक्ति जो मजदूर है, उनका जो वेतन है वो बिल्कुल बराबर कर दिया जाए। बिल्कुल भी आर्थिक समानता का अर्थ ये नहीं है कि सबको बराबर कर दिया जाए पैसे दे देकर। यानी जो देश के गरीब लोग हैं उनको भी गवर्नमेंट पैसा देकर अमीर कर सकती है, लेकिन ऐसे पैसे का फ़ायदा क्या होगा? कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी फिर पैसे की। जब सबके पास 1-1 करोड़ रुपये होंगे, सभी 1-1 करोड़ रुपये लेकर के खड़े हैं, तो गाइज़ वो 1-1 करोड़ रुपये समझ लीजिए 100 का नोट है। सबके पास जैसे 100-100 का नोट होता है, ऐसे 1-1 करोड़ रुपये हो जाएंगे फिर, क्योंकि फिर वैसे की वैल्यू नहीं रह जाएगी। और जैसे आप 1 किलो आटे के लिए 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपके पास हैं, तो दूसरे के पास भी हैं, वो भी 1 लाख रुपए दे सकता है। महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, पैसे की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आर्थिक समानता का अर्थ ये नहीं होता है कि सबको समान वेतन दे दिया जाए, सबको पैसे दे करके बराबर कर दिया जाए, बल्कि गाइज आर्थिक समानता का अर्थ होता है सभी को विकास के मौके एक जैसे मिलने चाहिए। जो हमारे देश के संसाधन हैं, जैसे पानी है, मिट्टी है, इस देश की कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, सब कुछ जो इसके संसाधन हैं, उनके ऊपर किसी का भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता हो, जिसके पास पैसा है, जो भी करना चाहता है वो कर सके। इसका अर्थ ये होता है समान, जो आर्थिक समानता है उसका अर्थ बिल्कुल भी सभी को समान वेतन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सभी को संसाधनों तक जो पहुंच है वो किसी भी आधार पर भेदभाव से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए। सभी को संसाधन तक उपलब्ध होनी चाहिए पहुंच। और आर्थिक असमानता के अंदर हम मुख्य 3 चीज़ें जो है ऐड करते हैं। आर्थिक समानता जो होती है उसे कम से कम होनी चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि लोगों के बीच में जो पैसे का गैप है वो कम से कम हो। साथ ही सभी को आधारभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक समानता ये भी कहती है कि सबको कम से कम आधारभूत सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान तो मिलना ही चाहिए किसी भी देश के अंदर। ये आर्थिक समानता है। ये नहीं कि एक व्यक्ति तो जो है 50 किस्म के खाने खा रहा है और एक व्यक्ति भूख से मर रहा है। तो इसके लिए भी हमारे देश के अंदर प्रावधान किए गए हैं। गरीब लोगों को हमारे देश के अंदर 2 रुपये किलो के हिसाब से या उससे भी कम दर पर अनाज मुहैया कराया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति भूख से ना मर जाए, कोई व्यक्ति ठंड से ना मर जाए, कोई व्यक्ति किसी अभाव से ना मर जाए। इसके लिए सर्दियों में रैन बसेरे बनाए जाते हैं और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हमारी गवर्नमेंट आर्थिक समानता के कारण गरीब और वंचित लोगों को देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसी प्रकार से तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये भी आर्थिक समानता का मुख्य रूप है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे उसका कोई भी जो प्रकार रहा हो, उसके द्वारा किए गए कार्य को बराबर आंका जाना चाहिए। यानी उसके साथ में किसी प्रकार का भी वेतन को लेकर के भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे अक्सर
हमने देखा होगा कि वही काम महिलाएं करती हैं और वही काम पुरुष करते हैं, और अक्सर उसी काम को करने के लिए महिलाओं को कम वेतन और पुरुषों को ज़्यादा वेतन मिलता है। तो गाइज ये भी एक तरीके से आपकी आर्थिक असमानता हो गई। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भी आर्थिक समानता का ही एक रूप है। यानी 3 रूपों को हमें जानना होगा, और साथ ही आर्थिक समानता का मतलब भी हमें पता चल गया कि इसका मतलब ये नहीं कि सबको हम पैसे दे करके बराबर कर दें और सबको बिल्कुल जो है समान वेतन मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर की जो पढ़ाई है, डॉक्टर का जो कार्य है, उसके लिए उसको डॉक्टर जैसा ही वेतन मिलना चाहिए, मजदूर को मजदूर जैसा वेतन मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, सबको अपना विकास करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, संसाधनों तक जो है उपलब्ध पहुंच होनी चाहिए, ताकि वो भी डॉक्टर बन सके। ये है आर्थिक समानता। इसके बाद गाइज राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ होता है किसी के साथ में भी किसी आधार का भेदभाव ना किया जाए किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त करने के लिए। अर्थात कोई चुनाव लड़ना चाहता है, लड़ सकता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, बन सकता है, विधायक बनना चाहता है, बन सकता है, या क्षेत्रीय जो हमारी सरकारें होती हैं जैसे निगम पार्षद हो गया, या हमारा पंचायत सरपंच आदि बनना चाहता है तो वो बन सकता है। उसमें किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? चुनाव लड़ना, चुनाव में वोट डालना, ना डालना, अपनी मर्जी से किसी को ही वोट देना, ये राजनीतिक समानता है हमारी। यानी हमसे ये कोई नहीं छीन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब है तो वो विधायक नहीं बन सकता है, MP है तो विधायक नहीं बन सकता है, या फिर कोई भी है। जैसे अभी सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो पहले चाय बेचा करते थे और अब प्रधानमंत्री। तो गाइज इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश के अंदर सभी के पास राजनीतिक समानता है, अर्थात कोई व्यक्ति राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं है। यही है हमारी राजनीतिक समानता। सामाजिक समानता देखिएगा, इसमें आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राजनीतिक समानता एक व्यक्ति को नहीं मिल रही है, उसको कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। गरीब के लिए कोई राजनीतिक समानता नहीं है। समझने का प्रयास करना मैं क्या कहना चाहता हूँ। गरीब के लिए उसको बस रोटी मिलनी चाहिए। भले ही वो वोट, आपने देखा होगा कि कई बार गरीब काम पर चले जाते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, क्योंकि उसको मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। और कई बार आर्थिक समानता से भी उसे कोई मतलब नहीं है। भाई मुझे काम मिलना चाहिए, वो बात की बात है, जो भी होगा सो होगा। लेकिन सामाजिक समानता ही सभी समानताओं का मूल है। समानता की जो उत्पत्ति हुई है बेसिकली सामाजिक समानता से ही हुई है। गाइज अगर मेरे साथ में मेरे धर्म को लेकर, मेरी जाति को लेकर, मेरे रंग को लेकर समाज में कोई भेदभाव किया जाता है तो मुझे इसका बहुत बुरा लगेगा, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यानी सामाजिक समानता हर एक समानता का मूल मंत्र होती है। सामाजिक समानता के तहत व्यक्ति के साथ में समाज में कोई भी या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए जैसे पहले किया जाता था। गाइस ये था आपका सामाजिक समानता। इसके बाद लैंगिक समानता, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे समाज में अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को द्वितीय दर्जे का या फिर कहीं दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, और पुरुषों के बाद ही हर एक विभाग के अंदर, हर एक समाज के अंदर महिलाओं का स्थान आता है। जिसे कहते हैं हम लिंग के आधार पर भेदभाव। यानी वो सिर्फ इसलिए उसके साथ में भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि वो एक महिला है। गाइस हमें इस समाज के अंदर अगर लैंगिक समानता स्थापित करनी है, जो कि समानता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, इसीलिए हमें समाज के अंदर लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। विशेषकर महिलाएं और पुरुषों के मामले में उनको बराबर की शक्ति मिलनी चाहिए। बिल्कुल जैसा पुरुष है वैसी शक्ति बराबर की महिलाओं को मिलनी चाहिए। उनको बराबर के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। हालांकि समाज में हमारे बहुत लंबे समय से महिलाओं का शोषण होता आया है, वो काफ़ी पिछड़ गई हैं। इसके लिए हो सके तो महिलाओं के लिए विशेष अवसर भी मिलने चाहिए, जिसको हम अक्सर आरक्षण का नाम देते हैं। हो सके तो वो भी मिलना चाहिए। बाकी समानता तो खैर होनी ही चाहिए। गाइस ये थी 4 समानता के प्रकार, या हम 4 समानता के आयाम भी कह सकते हैं। इसके बाद गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, समानता का मार्क्सवादी सिद्धांत और समानता का उदारवादी सिद्धांत।
आपसे इसमें आंसर पूछेगा, आपसे ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। गाइज इसको समझने के लिए अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो मार्क्सवाद और उदारवाद, पूंजीवाद और समाजवाद वगैरह पर आधारित है। और अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो उस वीडियो की लिंक ऊपर आई डिस्क्रिप्शन में आ रही है, आप उसको यूज़ करके पहले वो वीडियो देख सकते हो। और इसको उसके बाद देखने के बाद यदि इसे आप देखोगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका ये टॉपिक। तो चलिए हम फिर भी इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। गाइज इसमें अंतर करना है हमें। तो समानता का जो मार्क्सवादी जो सोच है समानता की, वो समानता को आर्थिक समानता के साथ जोड़ करके देखते हैं। उनके लिए समानता है आर्थिक समानता। वो मानते हैं कि समानता जब होगी जब आर्थिक तौर पर सभी समान हो जाएंगे, जब पैसा सबके पास बराबर हो जाएगा। यानी मार्क्सवादी जो है समानता को अर्थव्यवस्था के साथ में, आर्थिक समानता के साथ में जोड़ करके देखते हैं। उनका मानना है कि आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति का आधार है। वो मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है उसके बाद ही वो राजनीतिक रूप से मजबूत होता है। जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है उसके लिए क्या उसके राजनीतिक अधिकार, क्या उसके जो है अन्य अधिकार होते हैं। सबसे पहले उसको खाना चाहिए, सबसे पहले उसको पैसा चाहिए जिससे वो अपने जीवन को रंग दे सके, आधार दे सके, अपने परिवार को पाल सके। तो गाइज मार्क्सवादी कहते हैं कि आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति का आधार है, इसीलिए आर्थिक समानता समाज के अंदर सबसे पहले होनी चाहिए ताकि व्यक्ति अपना विकास, अपने परिवार का विकास तेजी से कर सके। और उसके बाद जब आर्थिक शक्ति आ जाएगी व्यक्तियों के हाथ में मार्क्सवादियों के अनुसार, तो राजनीतिक शक्ति वो अपने आप ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद समानता स्थापित करने के लिए मार्क्सवादी निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो समानता स्थापित करनी है और जो समाज के अंदर असमानता फैली हुई है, अगर हमें ये समानता स्थापित करनी है और इस असमानता को जो पूरी दुनिया में फैली उसको ख़त्म करना है, तो निजी संपत्ति यानी व्यक्तियों की जो संपत्ति होती है अपनी मर्जी से किसी भी काम को करने का, या जितने अधिक संपत्ति कोई अर्जित करना चाहता है उसको अर्जित करने का जो अधिकार दिया हुआ है, जिसको हम प्राइवेट पूंजी या उदारवाद भी कह लेते हैं एक तरीके से, उसको समाप्त कर देना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी जो है स्वीकार नहीं करती है मार्क्सवादी सोच। तो वो यही कहती है कि समानता स्थापित करनी है तो मार्क्स के अनुसार निजी संपत्ति को समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही संसाधनों पर जो है सरकार का अधिकार होना चाहिए या संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, देश की प्राकृतिक संसाधन है जितने भी, उनके ऊपर ना किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए। सभी की मतलब सरकार की। और सरकार की हमें कोई व्यवस्था सरकार को देनी होती है तो हम उसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, यानी राष्ट्र के नाम कर देते हैं उसको। तो इस तरीके से जो समानता की मार्क्सवादी सोच है वो सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने पर बल देती है, यानी राष्ट्र का कर दो, राष्ट्र तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये थी समानता की मार्क्सवादी सोच। समानता की उदारवादी सोच बिल्कुल समानता की मार्क्सवादी सोच के विपरीत है। उदारवादी आर्थिक समानता को स्वाभाविक मानते हैं। उदारवादी जो बोलते हैं वो कहते हैं आर्थिक असमानता जो होती है किसी भी समाज के अंदर वो स्वाभाविक है। चाहे आप आदि मानव युग में चले जाओ या आप आने वाले 500-600 सालों बाद भी देख लीजिए, आपको ये जो आर्थिक असमानता है वो पाएगी ही पाएगी। आप उसे नकार नहीं सकते हो। जो मेहनत करता है उसके पास पैसा ज़्यादा होगा और जो मेहनत नहीं करता है उसके पास पैसा कम होगा। इसमें कौन सी आफत खड़ी करने देने वाली बात है, ऐसा उदारवादी कहते हैं। कहते हैं ये स्वाभाविक है, इसको हमें स्वीकार करना होगा। एक व्यक्ति है वो 12-12, 15-15 घंटे काम करता है अपने परिवार को पालने के लिए, तो उसके पास पैसा ज़्यादा होगा। और एक व्यक्ति है वो काम ही नहीं करता है, सुबह से शाम तक दारू पी कर आराम से लेटता है, तो उसके पास पैसा अलग होगा। यानी असमानता जो होती है समाज के अंदर, विशेषकर आर्थिक असमानता, वो स्वाभाविक होती है, उसको आप दूर नहीं कर सकते हो, ऐसा समानता की उदारवादी सोच बोलती है। इसके अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। उन्होंने क्या है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जब हम स्वतंत्रता देते हैं किसी को तो गाइस समानता को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और जब हम समानता स्थापित करते हैं तो स्वतंत्रता को नुकसान होता है। तो इस तरीके से कहा गया है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ऐसा मार्क्सवादी कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप स्वतंत्र करना चाहते हो व्यक्ति को तो समानता तो प्रभावित होंगी ही होंगी, और अगर हम ज़्यादा समानता स्थापित करना चाहते हैं तो हमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता को भी जो है बाधित करना पड़ेगा।
इसी प्रकार समानता के कारण योग्य लोगों का जो है पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। कई बार हम समानता समानता कह देते हैं और कई बार समानता के कारण योग्य लोग जो होते हैं उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। हम उनको भी कहीं ना कहीं समानता के चंगुल में बांध करके उनको विकसित होने नहीं देते हैं। जो उदारवादी सोच है समानता की, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति अपनी मर्जी से जो काम करना चाहे कर सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई बंदिशों का सामना नहीं करना चाहिए, ना ही राज्य उसके मामले में कोई दखल अंदाजी करेगा, बल्कि राज्य उसकी मदद करेगा, उसको स्वतंत्रता देगा, उसके लिए वातावरण मुहैया कराएगा। अगर कोई उसके रास्ते में अड़चने पैदा कर रहा है तो राज्य उस अड़चनों को हटाएगा, रोड बनाएगा, सड़कें बनाएगा, बिजली पैदा करेगा और लोगों को जाकर के देगा, ताकि लोग अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग करके अपना विकास कर सकें। और खुला छोड़ देने की बात करते हैं उदारवादी सोच जो रखते हैं समानता के प्रति। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल होना चाहिए, स्वतंत्र करना चाहिए व्यक्तियों को। इसके बाद आती है आपकी सभी संसाधनों पर व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए, यानी संसाधन हो चाहे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ऐसी जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारा पानी वगैरह सब चीज़, उसके ऊपर व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए। प्राइवेट पूंजी होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति चाहे तो ज़मीन जितनी मर्जी खरीद सकता है, व्यक्ति चाहे तो किसी भी प्रोडक्ट को, हमारे देश के संसाधनों को अपने शक्ति के, अपने प्रभाव के अंदर ले सकता है, ताकि वो उसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो सके। उदारवादी ये भी मानते हैं कि जब एक व्यक्ति विकसित होता है तो उसके साथ में एक समाज भी विकसित होता है, और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो भी विकास का फ़ायदा उठा पाते हैं, ऐसा उदारवादी मानते हैं। और इसीलिए उदारवादी प्राइवेट पूंजी का या कहीं संसाधन पर व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन करते हैं। गाइस, ये था आपका समानता का मार्क्सवादी और उदारवादी से या सिद्धांत। गाइस, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। इसके बाद समानता को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समानता को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो गाइस, समानता को अगर हमें बढ़ावा देना है तो सबसे पहले कानून के समक्ष सबको समान होना, हम समान कर सकते हैं। विशेष अधिकार जो होते हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। जैसे पहले राजा रानियों को विशेष अधिकार हुआ करते थे, उनके वंशज को ही राजा बनने का अधिकार था। या जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमारे देश के राजाओं को भी विशेष अधिकार दिए गए। जैसे प्रीवी पर्स मतलब राजाओं को भत्ता दिया जाता था हमारे देश के अंदर रहने के लिए, 1-1 लाख रुपए दिए जाते थे उस समय, ताकि वो अपना गुजारा भत्ता चला सके, अपनी जो अय्यासी में वो जीते हुए आए हैं उस अय्यासी को आगे भी कायम कर सकें। हालांकि इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी थी। तो गाइज, समानता को अगर हमें बढ़ावा देना है तो सबसे पहले हमें समाज के अंदर समानता और विशेष अधिकार उनको नष्ट करना होगा। चाहे वो अधिकार जाति के आधार पर हो, जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर जाति के आधार पर हमारे देश के अंदर ये मामले उठते हैं कि हम ऊंची जाति के हैं और तुम नीचे जाति को, और इस आधार पर भी भेदभाव होते रहते हैं। चाहे वो कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या और भी कोई धर्म हो, उसके अंदर भी जो है कई धर्मों में लोग बटे हुए हैं, और वह धर्म भी एक दूसरे के उच्च होने का जो है दावा करते हैं, और कहीं ना कहीं ये दावे समानता के विरुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए हमें कानून के समक्ष सभी को बराबर रखने की ज़रूरत होती है, और विशेष अधिकारों को समाप्त करने की अधिकार जो है ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमें समानता स्थापित करनी है, बढ़ावा देना है, तो प्यारे बच्चों, हमको सबको कानून के समक्ष बराबर करना पड़ेगा और विशेष अधिकारों का जो है समापन करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला है आपका विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के साथ अलग बर्ताव भी आवश्यक है। गाइस देखिए, यहाँ तो हो गए, ये वाला जो टॉपिक है वो समान व्यक्तियों के लिए है, मतलब जो लोग शरीर से समान हैं, जो लोग समाज में समान हैं, उनके साथ में तो समान बर्ताव होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समानता का समान बर्ताव उनके साथ हो। परंतु जो प्राकृतिक असमानता लेकर के पैदा हुए हैं, समाज ने जिनको बहुत लंबे समय तक प्रताड़ित किया है, समाज में आगे नहीं आने दिया है, और ना ही विकास के पर्याप्त मात्रा में मौके दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न वर्गों के जो व्यक्ति हैं उनके साथ में जो विशेषकर समाज में पिछड़े हुए हैं या प्राकृतिक असमानता के शिकार हैं, ऐसे लोगों को भी जो है हमें अलग बर्ताव की आवश्यकता है ऐसे लोगों के साथ में। यानी समाज के सभी लोगों के साथ एक समान बर्ताव
समानता नहीं होती, हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि समाज में कुछ लोग प्राकृतिक असमानताओं के साथ पैदा होते हैं या समाज में आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, जैसे SC ST OBC, महिलाएं और मानसिक असक्षमता वाले व्यक्ति जो होते हैं, उनको हम अगर समानता में इजाफा करना चाहते हैं इस पूरी दुनिया की, तो ऐसे लोगों को हमें आगे लाना होगा, उनके साथ में हमें विशेष बर्ताव करना होगा, तभी जाकर के समानता बढ़ पाएगी। तो यानी विभिन्न वर्ग जो हैं, विशेषकर जो विशेष आवश्यकता वाले जो लोग हैं, उनके साथ में हमें अलग बर्ताव करके हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही सकारात्मक कार्रवाई, एक तो हमने यहाँ बढ़ावा दे दिया, हम क्या कर सकते हैं सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा, यानी हम उनको जो है आरक्षण दे सकते हैं, नौकरियों में आरक्षण, विधानमंडलों में आरक्षण, शैक्षणिक सुविधाओं में जो है आपने देखा होगा कि SC ST लोग जो होते हैं उनकी थोड़ी फीस कम लगती है, साथ ही उनको स्कूल से वर्दी के पैसे मिल जाते हैं ताकि वो वर्दी अपनी सिलवा सकें और समय पर वर्दी पहनकर अपने स्कूल के अंदर आ सकें। यानी ये सब जो गवर्नमेंट करती है ये सकारात्मक कार्रवाई होती है, यानी जो लोग प्राकृतिक असमानता लेकर के पैदा होते हैं, उन असमानताओं को दूर करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वही कदम सकारात्मक कार्रवाई कहलाती हैं या सकारात्मक कार्रवाई उसे कहते हैं। अब वो जैसे विधानमंडलों में आरक्षण, महिलाओं को हमारे देश के अंदर 33% आरक्षण दिया हुआ है, नौकरियों में आरक्षण, SC ST OBC को आरक्षण दिया हुआ है, और शैक्षणिक सुविधाओं के अंदर जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं उनको भी सुविधाएं दी जाती हैं। तो गाइस ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं जो कहीं ना कहीं असमानता को दूर करने के लिए उठाई जाती हैं और वही कदम सकारात्मक कार्रवाई कहलाते हैं। तो गाइस हम आसानी से समझ सकते हैं सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। गाइस ये 3 पॉइंट थे, इन तीनों पॉइंटों को आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर फिर भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इसके बाद गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, समाजवाद क्या है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, समाजवाद बेसिकली मार्क्सवाद की तरह ही होता है। जैसे मार्क्स होता है, मार्क्स कहता है कि हमें समाज के अंदर सभी के अधिकारों को समानतापूर्वक स्थापित करना, यानी समाज में समानता स्थापित करनी है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सबको संसाधनों के ऊपर जो है अधिकार होना चाहिए, सबका अधिकार अर्थात राज्य का अर्थात। जैसा मार्क्सवाद कहता है वैसे ही समाजवाद भी कहता है कि सभी को जो है बराबर अधिकार मिलने चाहिए समाज के अंदर, समाज के जो संसाधन हैं उसके ऊपर भी सरकार का अधिकार होना चाहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी मदद करे, ऐसा समाजवाद कहता है। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि चलो दोनों ही जब एक जैसी बात कह रहे हैं तो समाजवाद और मार्क्सवाद में अंतर क्या है। तो गाइज मैं आपको यहाँ बता दूँ, समाजवाद और मार्क्सवाद में मोटा सा अंतर यही है कि मार्क्सवाद भी समाजवाद की तरह ही है बिल्कुल, बस अंतर यहीं आ जाता है कि मार्क्सवाद अपने जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेने के लिए और जो है विरोध साथ ही क्रांति, यानी मार्क्सवाद जो अपने उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है समाज के अंदर सभी को बराबर अधिकार, उनको प्राप्त करने के लिए गाइज मार्क्सवाद हिंसा का भी सहारा ले लेता है, विरोधों का, क्रांति का, मजदूरों को क्रांति के लिए उकसाता है। लेकिन समाजवाद भी समाज के अंदर सभी को बराबर अधिकार दिलाने का पक्षधर है, परंतु वो हिंसा का पक्षधर नहीं है, वो लोकतांत्रिक तरीकों पर भरोसा करता है। वो मानते हैं कि समाज के अंदर सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए, लेकिन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समाजवाद जो है कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेता, वो हिंसा की निंदा करता, जबकि मार्क्सवाद अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है। लोकतांत्रिक साधनों से प्रत्येक जो है अपनी मांग को मनवाने की कोशिश करता है समाजवाद, और
भारत के अंदर सबसे प्रमुख जो समाजवादी थे वो थे राम मनोहर लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी। गाइज आशा करता हूँ आपको समाजवाद समझ में आया होगा। बस इतना सा याद रखना है, समाजवाद समाज के अंदर सभी को बराबर अधिकार देने की बात करता है, भेदभाव को मिटाने की बात करता है, राज्य का नियंत्रण चाहता है जो है सभी प्रकार के संसाधनों पर, जैसा कि मार्क्सवाद चाहता है, बिल्कुल सेम टू सेम। बस अंतर यही हो जाता है कि मार्क्सवाद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है, जबकि मार्क्सवाद हिंसा का सहारा लेने के ऊपर बल बिल्कुल नहीं देता है। समाजवाद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेने पर बिल्कुल बल नहीं देता है, बल्कि वो कहता है कि हमें अपने अनुसार जो परिवर्तन कराने हैं किसी समाज के अंदर, हम वो परिवर्तन लोकतंत्र से कायम करेंगे। जब हमारी सरकार आ जाएगी, हम संविधान में परिवर्तन करके हम समाज के अंदर समानता स्थापित करेंगे, लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। जबकि मार्क्सवाद हिंसा का सहारा लेने के लिए पूरा बल देता है। और हमारे देश के अंदर राम मनोहर जो है लोहिया जी। अगला टॉपिक है सकारात्मक कार्रवाइयों की आलोचना कीजिए। गाइस सकारात्मक कार्रवाई मैंने आपको बताया था, सकारात्मक कार्रवाई क्या होती है। समाज के अंदर जो असमानता लेकर के पैदा हुआ है, प्राकृतिक असमानता, या समाज के द्वारा भी किसी व्यक्ति के साथ जो असमानता की गई है उसको दूर करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सकारात्मक कार्रवाई। गाइस कभी कभी सकारात्मक कार्रवाई की आलोचना की जाती है, पेपर में आता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सकारात्मक कार्रवाई की जो आलोचना की जाती है वो कहते हैं कि सकारात्मक कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं समानता के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? समानता के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि समानता कहते हैं सभी के साथ में समान बर्ताव होना चाहिए। पूरी दुनिया मानती है कि भाई सबके समान में जो है समान बर्ताव होना चाहिए सबके साथ में। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा जो लोग पिछड़े हैं उन्हें हम अधिक नहीं देते हैं, यानी सबके साथ में समान बर्ताव तो हुआ ही नहीं। तो गाइज समानता के विरुद्ध हो जाती है सकारात्मक कार्रवाई, कभी कभी ये आलोचक कहते हैं। योग्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा आरोप लगाया जाता है कि एससी या एसटी या अन्य लोग पढ़ाई कम करते हैं और उनको आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाती है। और इससे ये पता चलता है कि जो लोग 140 नंबर लेकर के नौकरी नहीं ले पाते हैं, वही नौकरी एससी लोग या कहें एससी व्यक्ति जिनके साथ में समाज ने बहुत लंबे समय से भेदभाव किया है, वो कभी कभी उसी नौकरी को 125 130 नंबर पर भी प्राप्त कर लेते हैं। तो सकारात्मक कार्रवाई की आलोचना करने वाले यही कहते हैं कि जो योग्य लोग हैं, जिनके 140 150 नंबर आते हैं, वो उनको नौकरी नहीं मिलती है। वहीं जिनके नंबर कम आते हैं वो नौकरी ले जाते हैं, यानी जो योग्य हैं वो रह जाते हैं। और एक तरीके से वो तो क्राइटेरिया जो है पास होने का सभी के लिए वो 150 रखा गया था और वो 130 लेकर के पास हो गया, और एक व्यक्ति 140 150 लेकर के भी पास नहीं हो पाता है, यानी योग्यता के विरुद्ध है। भेदभाव को मिटाने के स्थान पर उल्टा भेदभाव को बढ़ावा देती है सकारात्मक कार्रवाई। गाइस ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सकारात्मक कार्रवाई की आलोचना करने वाले व्यक्ति कहते हैं। अगर आपको पेपर में आ जाए तो लिखना तो पड़ेगा ही ना, तो इस तरीके से आप उसको लिख भी सकते हैं। गाइस ये था आज का टॉपिक, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक हमने इसको समझने का प्रयास किया। गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, और अपने मित्रों को जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है उनको शेयर भी करें। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम कल एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।